नमस्कार दोस्तों, मैं ममता चाहर आपका आपके ही चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संसद, जिसे हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। अभी जो राजनीतिक विज्ञान की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, मतलब पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको ये पैटर्न पसंद आया तो हम आगे इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो जो पहला पैटर्न चल रहा था, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके बाद कॉन्सेप्ट, तो उससे क्या हुआ, उससे तो रीचेक होता था। लेकिन यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप अपने आप को रीचेक करना चाहते हैं या आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप करना चाहते हैं, वो आप बताइए मेरे को, मैं उसी पैटर्न पे काम कर लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद को हम अनुच्छेद 79 में संघीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था भी कहा गया है संसद को, क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था 3 पार्ट में डिवाइड की है हमारे संविधान ने, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। जो व्यवस्थापिका है वो कानून का निर्माण करती है, इसका मतलब विधि बनाती है। और कार्यपालिका जो होती है, जो विधि बनाई गई है उसको लागू करती है, और न्यायपालिका उसकी समीक्षा करके उसको अगर कोई लागू नहीं करता तो उसको दंड देती है, या उसको ये देखती है कि जो कानून बनाया गया है वो हमारे संविधान के अनुसार या लोगों के हित में है कि नहीं, तो उसकी वो समीक्षा करती है। तो ये था तीनों का संसद का पार्ट। अब संसद को कैसे, संसद बनी किस किस पार्ट से अपने से, तो संसद जो बनी है हमारी वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से बनी है। लोकसभा का जो वर्णन किया गया है हमारे संविधान में वो अनुच्छेद 81 में वर्णित है। तो इसमें क्या है, लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन किया गया है, क्योंकि जनता की पसंद से वहाँ लोग चुन के जाते हैं। जनता उनको अधिकार देती है कि आप निर्वाचन के द्वारा, मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है अपनी पसंद से, और उनको अधिकार देती है कि आप हमारे हित के लिए कानून बनाइए, जिससे इसलिए उसे लोकप्रिय सदन नहीं बोलते, क्योंकि वो जनता की इच्छा के अनुकूल वहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसे अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए, शासनकाल के लिए होता है। पुनः निर्वाचन के द्वारा फिर से नए प्रतिनिधि चुने जाते हैं, या उन्हीं प्रतिनिधि को अगर पसंद है तो वही जो प्रतिनिधि 5 साल के लिए और एक्स्ट्रा चुने जाते हैं। तो इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि ये 5 वर्ष के लिए है। स्थायी मतलब परमानेंट नहीं है ये, ठीक है, अनस्टेबल है। मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, 552। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है इसकी, 545 वर्तमान सदस्य संख्या है, जिसमें से 543 जो है वो निर्वाचित हैं। इसकी योग्यता जो है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 25 वर्ष है, मतलब 25 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए, तभी बच्चे जो प्रतिनिधि हैं हमारे निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है। 2 एंग्लो इंडियन क्या है, जो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 543 प्लस 2 545 का वर्तमान सदस्य संख्या लोकसभा में होती है, और अधिकतम संख्या 552 होती है, ठीक है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी बोलते हैं, लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। लोकसभा एक प्रभुत्वशाली मान लो, क्योंकि जनता जो हमारी सरकार होती है, उसका जो सरकार बनती है उसका बहुमत होता है, तो वो अपने बिल जो लाती है वो पास हो जाते हैं, तो इसके प्रभुत्व भी बना के रखती है। लेकिन हालांकि कुछ चीज़ों में ये बैलेंस भी बनाती है राज्यसभा के साथ। आप पढ़ लेते हैं राज्यसभा का जो वर्णन दिया है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 80 में दिया है। इसको उच्च सदन भी बोलते हैं। उच्च सदन इसलिए, उसको और लोकसभा को निम्न सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोकसभा में जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, उसके सदस्य बनते हैं, उनकी जो योग्यता है वो 25 ईयर्स है। उनकी जो होनी चाहिए, उनकी 25 वर्ष होनी चाहिए, और उनकी जो है अधिकतम एज वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको उच्च सदन, वरिष्ठों का सदन भी बोलते हैं, और उसको निम्न सदन भी बोलते हैं। राज्यों का सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा में राज्यों से, अलग अलग राज्यों से जो प्रतिनिधि होते हैं, जो ऑलरेडी चुन के विधानसभा में बैठते हैं, उनका ही निर्वाचन राज्यसभा के लिए किया जाता है, तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलग अलग राज्यों से अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं से प्रतिनिधि चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए, जो राज्यों के अपने अपने राज्यों के हित ऑफ इंटरेस्ट के लिए नियम कानून बनाते हैं। अलग अलग, वो कहते हैं ना, अनेकता में एकता, तो बहुत सारे राज्यों को मिलाकर हम राज्यसभा बनाते हैं। तो वहाँ क्या है, सभी राज्यों की जो विविधता है उसके बारे में वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और कुछ नए एक्सपीरियंस लेके अच्छे कानून में उसको शामिल करके अच्छे कानून विधि का निर्माण करते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर फिर। तो इसलिए यहाँ पे जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 होती है, 250। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 245।
245 में से 233 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और इनकी जो निर्वाचित होते हैं उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और 12 मनोनीत होते हैं। जो 12 मनोनीत किए जाते हैं, निर्वाचित तो ये राज्यों से हो जाते हैं, ठीक है। जो 12 मनोनीत किए जाते हैं वो कला, साहित्य, सामाजिक जो भी संस्था हैं उनमें जो अच्छे उपलब्धि हासिल की है उन लोगों को चुना जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि फिल्मों से लोग आती हैं, फिल्मों से लोग आते हैं, एक्टर भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं। कुछ कलाकार जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए हमारे, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है। कुछ संस्कृति के, कला, साहित्य, संस्कृति के भी लोग हमारे राज्यसभा में हमें उपस्थित मिलते हैं, तो वो 12 सदस्यों में शामिल होते हैं। क्यों उनको क्यों शामिल किया जाता है? उनको इसलिए शामिल किया जाता है कि हमारा जो विधि निर्माण हो रहा है, मान लीजिए हमारे संगीत के लिए या फिल्मों के लिए कोई अधिनियम आया है, तो उसको जो नेता हैं बैठे जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग तो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। उन्हें ना प्रॉब्लम की पता है वहाँ की इंडस्ट्री की, ना कुछ पता है। तो जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अब मान लीजिए एक्टर है कोई, तो उसको अपनी फिल्म इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, समाज क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या और समाधान हो सकते हैं उनको, और उनको बेटर कैसे बनाया जा सकता है, तो वो सब चीज़ें वही बता सकता है एक्सपीरियंस पर्सन। इसलिए 12 लोगों को एक्सपीरियंस जो होल्डर हैं उनको चुना जाता है, जिससे उनके अनुभव को हम अपनी विधि में शामिल करके और अपने एक अच्छे कानून विधि का निर्माण कर सकें। तीसरे होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, जो अनुच्छेद 52 में इनका वर्णन किया गया है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल अनुच्छेद 53 के तहत होती है। इन्हें राष्ट्र प्रमुख बोलते हैं, जो निर्वाचित होते हैं। हमारे जो राष्ट्र के मतलब भारत राष्ट्र के प्रमुख जो हैं राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होते हैं, इसलिए हमारे भारत को गणराज्य बोला जाता है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। जैसे ब्रिटेन में होता है, वहाँ पे जो राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, वहाँ का वंशानुगत होता है। ठीक है। वहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है, जैसे एलिजाबेथ हो गई, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया हो गई, तो ये वंशानुगत हैं। ठीक, तो वो गणराज्य नहीं है, लेकिन हमारा भारत है वो क्या है, गणराज्य है। भारत का प्रथम नागरिक भी बोल सकते हैं राष्ट्रपति को, और सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों सेना जो होती हैं हमारी सैन्य बल, जैसे जल, थल, वायु, तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों के कमांडर के रूप में, सर्वोच्च कमांडर के रूप में ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राष्ट्रपति को हम बहुत ही एक उच्च श्रेणी के पद के रूप में स्टार्ट करते हैं। मतलब सबसे बड़ा जो पद होता है हमारा, सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है। उसके बाद कोई पद आता है तो उसके बहुत सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है। जैसे हमारे घर परिवार में हमारे दादाजी होते हैं, ठीक है, वो काम नहीं करते क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी होती है, लेकिन वो अनुभव के द्वारा अपने जो हमारे पापा जी हैं उनको अगर हमारे घर के लिए कोई कानून अच्छा बन रहा है या कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें अपने अनुभव के द्वारा शेयर कर सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ और ऐड कर लो, इससे ये चीज़ अच्छी रहेगी क्योंकि ये मेरा अनुभव कहता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे उनका सम्मान पूरा किया जाएगा। लेकिन जो पूरी शक्ति हुई कार्य करने की वो हमारे पापा जी के हाथ में होती है। ऐसे ही हमारी जो पूरी सत्ता की शक्ति है वो हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, लेकिन वो राष्ट्रपति की सलाह ले सकता है। और राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है या मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी संसद ओवरव्यू बता दिया है मैंने, डिटेल में हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है, आप ओवरव्यू समझ लीजिए। अब हम संयुक्त अधिवेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन कुछ संयुक्त अधिवेशन पर भी डिपेंड है। तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में आता है। अनुच्छेद 108 में आता है। क्यों बुलाया जाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन इसलिए बुलाया जाता है कि दोनों सदनों में, जो राज्यसभा और लोकसभा, पहले जो बिल आता है वो राज्यसभा जैसे साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। कभी भी संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं गठित होगा या धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं गठित होगा। कि जो साधारण विधेयक हैं उनके लिए संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। जब लाया जा सकता है जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के लिए सहमत नहीं है किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? हमारे लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहती है तो हमारे लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। अगर वो भी अनुपस्थित रहते हैं तो क्या करेंगे? राज्यसभा के उपसभापति इनकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि वो दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए
क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के पद पर भी काम करते हैं, तो उन्हें राज्यसभा का सभापति जो होते हैं वो उन्हें कभी अध्यक्षता नहीं दी जाती है। ये आप अपवाद में ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेन का जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं, ये अपवाद हैं, बाकी आप ये भी याद रखिएगा। 3 बार अब तक संसद का संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। कौन कौन सा? दहेज प्रतिबंधित विधेयक, ये जवाहरलाल नेहरू के समय आए थे 1961 में। दहेज प्रतिबंधित विधेयक, ये दहेज के लिए लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय। एक आया था 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए मुरारजी देसाई के समय, और एक 2002 में आया था आतंकवाद निवारण विधेयक, जिसे पोटा भी बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अब आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगी तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दहेज बैंकिंग पोटा याद रख सकते हैं, दहेज बैंकिंग पोटा शॉर्ट ट्रैक्स के साथ, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि दोनों का गतिरोध हो जाए, तब दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करती है, और 3 बार अब तक ला चुके हैं बस। और ज़्यादा कुछ इसमें याद रखने की बात है नहीं। और इनका जो मतदान किया जाता है, आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, मतदान जो किया जाता है, जो उपस्थित और मत देने वाले संख्या है उनका बहुमत से जो भी विधेयक है वो पारित किया जाता है। उपस्थित और मत देने वाले जो भी मत देने का अधिकार जिन सदस्यों को होता है उनके बहुमत से इनका मतदान किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद। अभी हमने पढ़ा था संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद। तो ये आप टिक कर लीजिएगा, संसद। संसद का स्थायी प्रतिनिधि तथा लोकप्रिय सदन कौन सा है? अभी आपने पढ़ा है स्थायी प्रतिनिधि और लोकप्रिय सदन कौन सा है, ठीक है। बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो संसद का अस्थायी होना चाहिए यहाँ पे। अस्थायी प्रतिनिधि और लोकप्रिय सदन जो होता है हमारा लोकसभा होता है। अस्थायी होता है, प्रतिनिधित्व लोगों के लिए, जो जनता का प्रतिनिधि होते हैं वहाँ पे, और लोकप्रिय सदन होता है, तो ये हो गया लोकसभा। भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, उपरोक्त दोनों, लोकसभा, राज्यसभा या उपराष्ट्रपति। तो बताइए, ये भी हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा एवं उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा अनुमतियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 117 या इनमें से कोई नहीं। तो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार और अनुमतियों को निर्धारित कौन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 105, ठीक है। होप सो आपने देख लिया होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? ये किस में कहा गया है? ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 85। तो ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आप थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बताइए। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, साधन है। तो बताइए इसमें से कौन सा सत्य है? तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, लोकसभा संसद को द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा तो एक अस्थायी सदन है ही, और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन भी है। तो इसमें सत्य कौन है? सारे ही सत्य हैं इसमें, ठीक है। इसमें सभी सत्य हैं और इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, जो शायद 4th 5th में आ जाएगा। संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितनी अंतराल दिया जा सकता है? बताइए, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना? संसद के 2 सत्रों के बीच, जैसे मानसून सत्र हो गया, ठीक है, एक हो गया है वर्षा जो है सत्र होता है, एक सर्द ऋतु वाला सत्र होता है। तो इन दोनों के बीच कैसे, अगर मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए, अधिकतम मैक्सिमम कितना टाइम होना चाहिए अंतराल के बीच? तो ये होना चाहिए 6 मंथ। आंसर 3। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है।
कब आयोजित किया जाता है, तो बताइए। ये भी हम पढ़ा चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारतीय उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो अभी हमने बताया था क्या, ऑप्शन 4, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मतभेद उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन आ जाता है। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। संयुक्त बैठक के संबंध में होती है संविधान संशोधन विधेयक के, वित्त विधेयक के, साधारण विधेयक के, ऑप्शन 4 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तो हमने बताया था अभी संविधान संशोधन के लिए कभी संयुक्त बैठक नहीं होती और धन विधेयक के लिए कभी बैठक नहीं होती संयुक्त बैठक। हाँ, साधारण जो भी विधेयक आए जाते हैं उनके लिए अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है दो सदनों के बीच तो संयुक्त बैठक की जा सकती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण काल या स्थगन प्रस्ताव। तो संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय क्या होता है, शून्यकाल। शून्यकाल ये भारतीय संस्था की देन है, मतलब ये हमारी भारतीय प्रणाली की देन है शून्यकाल। ये विशेष करके इसका संविधान में उल्लेख नहीं है शून्यकाल का, ये हमारी भारतीय व्यवस्था की देन है, कहीं से ली नहीं गई है हमें, ठीक है। तो ये 12 बजे के बाद होता है, 12 से 1 बजे तक प्रश्नकाल चलता है, उसके बाद शून्यकाल होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो ये शून्यकाल। अभी मैंने आपको बताया था प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा शून्यकाल। निम्नलिखित में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो कौन सा है ये ऐसा विधेयक जिसका सदन के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। तो ये होगा दोस्तों धन विधेयक, क्योंकि साधारण विधेयक पे दोनों जो भी राज्यसभा और लोकसभा है उन दोनों को अधिकार है, पूरा दोनों को समान अधिकार है। लेकिन जो हमारे धन विधेयक हैं वो बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये होगा धन विधेयक। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है या केंद्रीय मंत्रिपरिषद करती है या राष्ट्रपति कर सकता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, बताइए, संसद करती है, ठीक है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपति सरकार। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है, तो ये होगा संघीय सरकार के नाम से। किस संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। किसी संसद, अगर कोई सांसद है उसकी अयोग्यता के लिए प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि इसको ये अयोग्य है, इसको जो सदस्यता रद्द की जाए, तो उसका निर्णय कौन करेगा, अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो निर्णय करेगा अध्यक्ष या सभापति। अगर राज्यसभा का है तो सभापति करेगा उसका निर्णय, और लोकसभा का सदस्य है तो अध्यक्ष करेगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, महानियंत्रण के मालिका परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या संसद। तो भारत का मतलब संचित निधि मतलब होती है हमारे जो भारतीय राजकोष होता है उससे धन निकालने की, किसी योजना के लिए या किसी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए या किसी जो भी हमारी पॉलिसी आती है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए धन की आवश्यकता होती है सांसदों को। तो उसको वैसे धन फंडिंग होती है, तो फंड को हमें निकालने के लिए कौन मंजूरी देता है, तो वो होता है संसद। आंसर 4। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक सदस्यता समाप्त की जाती है तो वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। अगर वो सदन में इतने टाइम तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो वो टाइम कितना है, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 60 दिन। अगर कोई भी सदस्य 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है सदन में तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था, 1917 में, 1927 में, 1937 में या 1947 में। तो इसका आंसर तो आपको दिख ही गया होगा। तो क्योंकि ये एक नया क्वेश्चन मैं जो लेके आई हूँ वो जैसे
और वो जो होता है ना ट्रेडिशनल पैटर्न, जो आपको नॉर्मल चीज़ें तो पता ही होंगी, तो मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ें और क्या पूछी जा सकती हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आई हूँ। तो होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत नए लगे होंगे, कुछ आपको थोड़े ट्रेडिशनल लगे होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट वेस्ट होंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट से नए होंगे। तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो सुंदर रही है। और भी कोई कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप ज़रूर बिल्कुल भी कमेंट करिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको और लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे वो भी अपनी राजनीति विज्ञान की सीरीज़ की प्रैक्टिस कर सकें। और आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगे पॉलिटिकल साइंस को आपको पूरा परफेक्ट बना सकूँ। ये चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस और जो भी हॉट टॉपिक होते हैं उनके व्यू पर डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच।